नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी जिसमें हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर, जिनके जरिए आप अपना निवेश बेहतर कर सकते हैं, जिनके जरिए आप अपना पोर्टफोलियो सुचारू रूप से बना सकते हैं, संभाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जानकार जुड़े रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अलग अलग माध्यमों के जरिए हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे हैशटैग्स के जरिए, यानी कि योर मनी हमारा हैशटैग है, जिसके जरिए आप सोशल मीडिया का हिस्सा बन सकते हैं। आप यानी कि फेसबुक और एक्स के जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे तो आप हमारे हैशटैग का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और साथ ही साथ आप 7045220000 पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और इसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं और आज हमारे साथ फिनसेव इंडिया की फाउंडर एंड डायरेक्टर मृण अग्रवाल मैम बेंगलुरु से मौजूद हैं। मृण मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज का जो टॉपिक है वो हमने बहुत ही सोच समझ के चुना है, क्योंकि तीन ज़रूरतें एक ज़माने में होती थी, वो थी रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जैसे जैसे समय बदला ये ज़रूरतें भी बदल गई, और अब रोटी, कपड़ा, मकान तो है ही, साथ ही साथ आपका रिटायरमेंट भी ज़रूरी है, आपका हेल्थ, सबसे बड़ी हेल्थ ज़रूरत है, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। और फिर बात आती है जी सेविंग की, तो इमीडिएट सेविंग, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए भी होता है। तो ये तीन प्रोडक्ट, तीन एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी हो चुके हैं आज की डेट में। और आई होप, क्योंकि आपको हर रोज़ नए नए व्यूअर्स, कस्टमर्स अप्रोच करते होंगे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। सो आप कैसे इसे केटर करते हो, आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो, कैसे प्लानिंग करवाते हो इस तरह की चीज़ों की? तो सबसे पहले तो सुमित, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और अभी हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है या आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, या अगर आप नए इन्वेस्टर भी हैं, तीन चीजें आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही जरूरी हैं। सबसे पहले तो देखिए, अब सबको जानना होता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, बट बिफोर यू इन्वेस्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कल अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो आप उसके लिए कैसे पे करेंगे, राइट? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस काफी लोगों के पास है, और जैसे कि हमने देखा है कि कोविड के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस काफी बढ़ गया है। सब लोग चाहते हैं कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो, बट जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि कितने अमाउंट का होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि अगर कोई लार्ज इलनेस होती है, फॉर एग्जांपल कैंसर या कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, तो इसमें करीब 5 से 15 लाख तो खर्च हो ही जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हर फैमिली, अगर आपका फैमिली ऑफ 4 है एंड यू आर इन योर mid-30s to mid-40s, सर्टेनली आपको 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ज्यादातर मैं देखती हूँ कि जो लोग सैलरीड हैं वो बस अपने एम्प्लॉयर इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और उनको इसके अलावा भी इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। अब दूसरी बात रही कि सबसे बड़ा गोल जो सबका है वो है रिटायरमेंट, राइट? एंड सबका गोल है ये तो, बट ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके इसके लिए हम बाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मतलब 40 साल के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे, पहले तो आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो कम रहेगा। दूसरी बात ये कि कहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगेन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एनपीएस एक्टिव इक्विटी ऑप्शन में। इक्विटी वो इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास लंबा समय है, 10 साल के ऊपर रिटायरमेंट के लिए, तो इक्विटी में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि एनपीएस एक्टिव इक्विटी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये लो कॉस्ट भी है एंड ये आपको एक पेंशन भी दे रहा है। और हाल ही में काफी रूल्स भी बदले हैं एनपीएस में, जो बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। तो जो पहले लमसम टैक्स फ्री अमाउंट लेना पड़ता था, अब वो अमाउंट आप जब आप चाहे तब आप ले सकते हैं। तो इससे क्या हो गया है दैट इट्स बिकम वेरी इजी फॉर इन्वेस्टर्स टू आल्सो प्लान रिटायरमेंट। ऑफ कोर्स
तीसरी बात, तो आपने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी। तीसरी बात इक्विटी फंड, इक्विटीज़ में निवेश। और पहले भी मैं आपके शो में मैंने बहुत बार बोला है कि इट्स मच ईज़ियर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि अपने आप से बहुत मुश्किल होता है कि कौन-सा शेयर खरीदें, कब तक इसमें बने रहें और ये सब। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही आसान ज़रिया है इक्विटी में निवेश करने के लिए। बट और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी हैं कि एक तो आपका पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड तो नहीं है। जनरली मैं सेक्टर फंड्स, थीमैटिक फंड्स, एनएफओस कुछ रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं काफ़ी सारे सवाल जो आते हैं उसमें मैं देखती हूँ कि लोगों के पास 7, 10, 12, 15 फंड है। आपको इस सब की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस 4 से 5 फंड मैक्सिमम रखने चाहिए। एंड फाइनली कौन से फंड होने चाहिए ये? तो जी। जो इन्वेस्टर्स होते हैं हम्म। उनको बहुत मुश्किल होती है ये चूज़ करने में कि कौन से फंड्स चूज़ करें। तो अगर आपके पास मतलब इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी 50 ईटीएफ एंड निफ्टी 150 मिड कैप हम्म। ईटीएफ, निफ्टी हम्म। मिड कैप 150 ईटीएफ। ये 2 फंड अगर आप रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो भी मतलब इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब आप हम्म। चेक कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड आई विल से अभी नया साल फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, ये अच्छा समय है इन सब चीजों को चेक करने के लिए। जी। ब्रेन मैम, एक चीज़ और आपसे पूछना था। आपने बोला कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी कंपनी से मिला हुआ है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस फिर भी लेने की ज़रूरत है। पहले तो क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, वो आप समझाएं सबको। दूसरा, एक इमीडिएट परेशानियां आएंगी वो तो हम नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परेशानियों से बचने के लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि अगर वो आए तो हम उनको फेस कर पाएँ। तो उस सिचुएशन में जो आपका एक कंटिजेंसी फंड होता है वो कैसा बनाना चाहिए, किस तरह का बनाना चाहिए। एंड 3, क्योंकि उसका जिक्र कहीं भी नहीं है, 3, अगर आप मान लीजिए इक्विटी निवेश करते हैं और आप एक एनपीएस भी निवेश करते हैं, तो क्या इन दोनों क्लब करके आप अपना रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं? क्या इस टॉपिक को हम मर्ज नहीं कर सकते आपस में? तो सबसे पहले हाँ, इमरजेंसी फंड होना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस आप एक एफडी में ही डाल के रख सकते हैं। थोड़ा अमाउंट सेविंग्स अकाउंट में भी रखिए, क्योंकि जब एकदम से ज़रूरत पड़ती है तो सेविंग्स अकाउंट ही सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल रहता है। अब दूसरा, कि एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा हम अलग से क्यों लें, वो इसीलिए क्योंकि आजकल जॉब इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपके पास जॉब नहीं रही या अगर आपने डिसाइड किया कि आप बिजनेस शुरू करेंगे, आप स्टार्टअप में जा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूटी ऑफ कवर होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए, और वैसे भी ऑफिस मतलब एम्प्लॉयर के थ्रू एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलता है, वेयर जो अमाउंट हम सजेस्ट कर रहे हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छा तरीका रहेगा कि अगर आप एक एक्सटर्नल इंश्योरेंस भी लें। तीसरी बात, हाँ, आप इक्विटी फंड में भी निवेश कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए, बट जो बहुत ज़रूरी बात है कि आपको इसमें बने रहना है। और जैसे कि हमने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को बने रहने में ही आती है। जैसे ही वो देखते हैं कि कोई और फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है या कोई और कैटेगरी की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो रिडीम करके उसमें स्विच कर लेते हैं। एंड द एनपीएस वर्क्स वेल, क्योंकि इसमें ये लॉक इन है 60 इयर्स तक, तो आप पैसे के छोड़ रहे हैं कंपाउंड करने के लिए। तो अगर आप इक्विटी फंड में भी वो डिसिप्लिन रख सकते हैं, सर्टेनली इक्विटी फंड इज अ ग्रेट ऑप्शन। तो अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं तो इक्विटी फंड्स में बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। देखिए, हर तरह के निवेश की अपनी अहमियत होती है, चाहे इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड निवेश हो, इक्विटी में निवेश हो, गोल्ड में निवेश हो। तो आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतें पहचानें और उसके हिसाब से निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन हाँ, पहली 3 प्रायोरिटी जो आपके साथ होनी चाहिए वो आपके सामने रखी गई हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस, इक्विटी में निवेश या अपना एक कंटिजेंसी फंड और एक एनपीएस यानी कि फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए आप अपना निवेश कर सकते हैं। अब इसी निवेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से। हमारे साथ पहले दर्शक मौजूद हैं, अमर चंद है राजस्थान से बातचीत करने के लिए। अमर जी नमस्कार। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमर जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है सर, 23/5 की मेरी एसआईपी चल रही है सर,
और अभी मैं 23,500 को बढ़ा के 30,000 करना ओके। चाहता हूँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो मेरे पास फंड हैं, ओके। क्या मैं इन्हीं में अमाउंट इंक्रीज कर दूं या कोई दूसरा फंड लेना है सर मैंने? तो आप जो 6,500 रुपए की एसआईपी बढ़ा रहे हैं, ये एक बार में मुश्त में बढ़ाना चाहते हैं या समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे? नहीं सर, एक बार में ही, वन टाइम। एक बार में, ओके। तो मरिन मैम, 23,500 रुपए के आसपास की इनकी एसआईपी चल रही है, पोर्टफोलियो आपको भेजा ही हुआ है, और अभी एग्जिस्टिंग जो इनका फंड या कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है वो 17 लाख के आसपास का है। 15 साल में 2 करोड़ का एक लक्ष्य इन्होंने साधा हुआ है। तो 6,500 रुपए की जो एडिशनल एसआईपी करना चाह रहे हैं, क्या ये अपने एग्जिस्टिंग फंड्स के अंदर ही करें या उसको किसी नए फंड के साथ शुरुआत करें या उसमें ऐड कर दें? कैसे आप रीड कर रहे हो? तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि इनके पास 6 फंड हैं। मेरे ख्याल से इनको निपॉन इंडिया मल्टी कैप से एग्जिट करके मिड एंड स्मॉल कैप में डालना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग फंड्स इनके पास ऑलरेडी हैं। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट भी ये सोच रहे हैं वो भी इन्हीं फंड्स में डालना चाहिए, जितना जैसे प्रोपोर्शन में है। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले तो पॉजिटिव चीज मैं बता रही हूँ इनके लिए कि इनका जो पोर्टफोलियो है 17 लाख का और जो एसआईपी चल रही है, अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं 12% के हिसाब से 15 साल के लिए, तो इनका जो 2 करोड़ का जो लक्ष्य है वो तो पूरा हो जाएगा, राइट? बट जो 2 करोड़ है वो 15 साल बाद 2 करोड़ नहीं रहेगा, वो एक्चुअली 4 करोड़ हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, राइट? अगर हम 5-6% पर भी इन्फ्लेशन लें तभी भी ये करीब 4 करोड़ हो जाएगा। तो इसके लिए इनको करीब महीने में 60,000 इन्वेस्ट करने हैं, विच मीन्स इनको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, इंस्टेड ऑफ दैट, सिंस इनका 15 इयर्स का टाइम फ्रेम है, ही कैन हैव हायर अमाउंट इन मिड एंड स्मॉल कैप एज कंपेयर टू द लार्ज कैप। और वैसे भी इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है, तो देख ही कैन एग्जिट इन निपॉन इंडिया मल्टी कैप एंड रीएलोकेट इट अमंग द मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। तो आपको एक फेरबदल बताया गया है मरीन मैम की तरफ से, आप थोड़ा बहुत उसमें बदलाव कर सकते हैं। आपके एग्जिस्टिंग निवेश के हिसाब से आप अपना लक्ष्य तो अचीव कर लेंगे, लेकिन आपकी जो फंड की वैल्यू होगी उस समय वो इन्फ्लेशन के बाद बहुत कम रह जाएगी। तो आप ये भी आधार मान के चलिए, या सभी के लिए इनफैक्ट एक मैसेज है कि अगर आप कभी कोई निवेश फ्यूचर के हिसाब से कर रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन को भी ज़रूर आधार मानिए कि आज के दाम पर आप वो वैल्यू आंक रहे हैं, लेकिन कल के दाम पर वो वैल्यू की क्या अहमियत रहेगी वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको भी आप आधार मान के ही निवेश करिएगा। अब अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। शिमला चलते हैं, आदित्य जी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। आदित्य जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सुमित जी। तो मेरा बस अभी करेंटली म्यूचुअल फंड में 5 फंड्स में एसआईपी चल रहा है, और मेरा जो कॉर्पस अमाउंट है वो ऑलरेडी 68 लाख के अराउंड है, और मैंने 5 फंड्स के डिटेल्स अभी शेयर किए हैं, और उनमें एसआईपी जो है टोटल 62.5 थाउजेंड है। तो मेरा सवाल यही था कि मतलब मुझे इन फंड्स में कंटिन्यू करना चाहिए। तो एक सवाल आदित्य जी मेरा है, क्योंकि आपने 30 साल की उम्र में ही इतना कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, आप कब से निवेश कर रहे हैं? सर मैं ये कोविड से 1 या 2 साल पहले से, बट कोविड में मैंने थोड़ा लमसम जो सेविंग था वो म्यूचुअल फंड्स में डाला था, जिसके कारण मुझे मतलब थोड़ा अच्छा रिटर्न मिला था। तो मेरा CAGR ऑलमोस्ट 20 to 21% है। तो मार्केट्स हैव बीन काइंड, बट रियलिस्टिकली आई थिंक 12 से 15% पे फोकस होता है। तो आप ये मानते हो कि आगे चल के 12 से 15% ही CAGR आएगा? हाँ जी सर, मतलब वो रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो वही रहेगा, क्योंकि अभी कोविड और कुछ इवेंट्स के चलते आई थिंक मार्केट्स वगैरह में मैंने सही टाइम पे टाइमिंग करके इन्वेस्ट कर लिया था, बट हमेशा मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। तो आदित्य जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप अदरवाइज करते क्या हो? सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, सो आई वर्क विद MNC इन IT। चलिए बहुत बढ़िया। और आदित्य जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से भी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही समय पर एंट्री की, और एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप एटलीस्ट रियलिस्टिकली मार्केट को देख रहे हो। मृन मैम 30 साल इनकी एज है, करीब 63,000 के आसपास इनकी SIP है, 68 लाख का इनका कॉर्पस है।
अभी तक तो चलिए बाजार बढ़िया रहा, खुशहाल रहा, लेकिन आगे के लिए बिल्कुल तैयार है कि वो 12 से 15% ही CAGR देगा। आप इनका पोर्टफोलियो कैसे देख रहे हो? क्या कॉर्पस की उम्मीद लगाकर चल सकते हैं? क्या फेरबदल की जरूरत है? तो हाँ, तो सबसे पहले मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनकर कि यू आर वेरी रियलिस्टिक अबाउट रिटर्न्स। ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें 15-20% रिटर्न चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, और हमें कैसे मिलेगा, और फिर मुझे ये बताना पड़ता है कि रियलिस्टिकली आपको आपको 10 से 12% के हिसाब से ही लेना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने किसी किसी से सुना है कि मुझे 20% प्लस का रिटर्न आ रहा है, बट आई नो कि ये कम हो जाएगा। राइट, ओके। सो पोर्टफोलियो को लेकर पहले तो आपने पूछा है कि आपका कॉर्पस कितना होगा। तो आपका कॉर्पस अगर मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट करती हूँ, इट विल बी अराउंड 2.5 to 3.5 crores बेसिकली। आपके फंड्स ठीक हैं, बट मेरे को जस्ट लगता है कि आपने ये फोकस इक्विटी फंड किया है, इससे आप एग्जिट कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत लार्ज कैप फोकस है। एंड इफ यू सी, ऑलरेडी आपके पास बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। सो आई फील कि इंस्टेड ऑफ दैट, आई थिंक यू शुड बी इन्वेस्टिंग मोर इन मिड एंड स्मॉल कैप। आपके पास 15 साल का टाइम फ्रेम भी है। एंड आई थिंक द फंड्स दैट यू हैव इज फाइन, आपको कोई और फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाह भी रहे हैं कुछ ऐड करने का, देन मे बी यू कैन लुक एट कोटक इमर्जिंग इक्विटी, बट जो एग्जिस्टिंग है उसी में ही आप एलोकेट कर सकते हैं। हमें हर समय लगता है कि 5-6 फंड होने चाहिए, बट 4 फंड में भी कोई बुराई नहीं है। तो और सब ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। तो आदित्य जी, सही दिशा में आप चल रहे हैं। थोड़े बहुत फेरबदल की ज़रूरत है, और फंड का सिलेक्शन भी आपने बहुत अच्छा किया है। तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से संभल कर निवेश कर रहे हैं मार्केट्स में, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और जो फेरबदल आपको बताए गए हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक। आप अब तक अच्छा किए हैं, आगे भी उम्मीद लगाते हैं कि आप अच्छा ही करेंगे। इसी नोट के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और सवाल है उन पर भी बातचीत करेंगे, और इनमें हमारे साथ बनी रहेंगी, आगे भी उनसे बातचीत करते हैं से जुड़े हुए आपके सवालों को लेकर, और साथ ही साथ 3 सबसे ज़रूरी असेट जो आपको कभी भी अगर आप निवेश शुरू करते हैं तो वो आपके लिए होने चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट गोल्स जो है उनके ऊपर भी हमने बातचीत की मृण मैम से। अब अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई से बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, सब ठीक है सर, अपना सुनाइए सर। बहुत बढ़िया गुप्ता साहब, बिल्कुल बढ़िया है। आप बताइए क्या निवेश है आपका, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट जो है 8,000 का SIP है, और जिसमें से 2 ELSS फंड में यूज करता हूँ फंड, और 1 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप लिया। मेरा पर्पस है 15 से 20 साल का है, बच्चे की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए। तो मेरा है जितना ज़्यादा रिटर्न हो सके, 1 करोड़ प्लस है, जिसमें बच्चे का भी हो सके, एजुकेशन का भी और साथ में मैरिज का भी। तो एक बात बताइए गुप्ता साहब, आपने 8,000 रुपए की जो SIP कर रखी हैं, ये दोनों ELSS में है, राइट? नहीं, टोटल 4 फंड है। 2 ELSS फंड में 2500 रुपया का, जिसमें से पहला ELSS फंड है पराग पारिक का 2500 रुपया, और क्वाइंट ELSS फंड 2500 रुपया, और मोतीलाल ओसवाल 1,000 रुपये है, और एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000, और टाटा स्मॉल कैप में 1,000, टोटल है 8 फंड। चलिए मृण मैम, जो ऑब्जर्वेशन है मेरा कि इधर टैक्स सेवर है और इधर स्मॉल कैप मिड कैप है, ये 2 तरह के ही इन्होंने फंड लिए हुए हैं। तो अब तक तो एग्रेसिव रिटर्न आ ही रहे होंगे क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप रिकॉर्ड स्तरों पर है, लेकिन अब बात 15 से 20 साल की है और 2 बड़े गोल्स इन्होंने आधारित कर रखे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें, क्या फेरबदल की जरूरत है? तो थोड़ा सा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस रहा है, एंड टाटा स्मॉल कैप में भी पिछले 1 साल में काफी अंडर परफॉर्मेंस है। व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज दैट ऑल फंड्स गो थ्रू साइकिल्स, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई फंड है जो हर समय टॉप में रहेगा, राइट? फंड्स में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, और 1-2 साल, मतलब अगर 2 साल के परफॉर्मेंस के लिए भी हम फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि 1, आपने पूछा था कि आपका कॉर्पस कितना हो सकता है, तो करीब 1 करोड़ तक आपका कॉर्पस ग्रो कर सकता है बेस्ड ऑन अ 12% रिटर्न।
बट ये जो दो फंड हैं आपके पोर्टफोलियो में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड टाटा स्मॉल कैप, इस पर आप थोड़ा वॉच रखिए। अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी अंडर परफॉर्मेंस रहता है, then you possibly need to review your portfolio and make some changes. तो थोड़े से फेरबदल की ज़रूरत है और वो फेरबदल आपको बताया गया है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और 1 करोड़ के आसपास तो आप कॉर्पस पहुंच जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि उस समय उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, तो आप उस हिसाब से अपनी SIP का या अपने जो निवेश है उसका आप इवेल्युएशन एक बार कर लिएगा। अब चेन्नई से सीधे आते हैं नॉर्थ में वापस, और वहाँ पर अमन जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा में बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जैन साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल था मंथली निवेश कर रहे हैं करीब करीब 23,500 रुपए के आसपास का जो इनकी SIP है। पोर्टफोलियो ऑलरेडी 1 लाख के आसपास है, यानी कि अभी रिसेंटली इन्होंने शुरुआत की है। लंबी अवधि के लिए कौन कौन से फंड्स इनके लिए बेहतर रहेंगे, और ये इनका भी सवाल यही है कि कॉर्पस 20 साल में कितना हो जाएगा। एक चीज़ और मैम इन्होंने ऐड की है कि इंटरनेशनल फंड्स को लेकर सलाह दीजिए और पोर्टफोलियो का रिव्यू करिए, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स में लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है हाल फिलहाल में, बट सेलेक्टिव फंड्स ने वहाँ पर पैसा लेना बंद कर दिया है। तो उसको आधार मान के कौन कौन से फंड्स जो आप इन्हें रिकमेंड कर पाएँ? तो पहले तो 20 साल में अगेन 12% के हिसाब से इनका पोर्टफोलियो करीब 2.5 करोड़ तक बन सकता है। दूसरी बात देखिए, इंटरनेशनल फंड में पैसे होने जरूरी नहीं है। सबको लगता है कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए और इंटरनेशनल फंड में जाना चाहिए, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट इट एज अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट? अब इनके पास ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और मेरा अभी भी यही मानना है दिस इज द बेस्ट वे टू टेक द इंटरनेशनल एक्सपोजर, बिकॉज टैक्सेशन भी आपके फेवर में ही रहेगा। अगर आप इंटरनेशनल फंड कर रहे हैं तो उसमें तो डेट टैक्सेशन आ जा रहा है, राइट? तो इसीलिए आई विल से कि एक अलग से इंटरनेशनल फंड आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो बहुत बढ़िया फंड है, दे आर हैविंग वेरी वेरी गुड होल्डिंग्स। सो ये रहा आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में। अब अगर आप अपने फंड के बारे में देख रहे हैं, आपके पास 7 फंड हैं, राइट? आपके पास एक गोल्ड ETF भी है, एक्सिस गोल्ड ETF। सो अगेन आई डोंट नो आपने कब शुरू किया है ये निवेश, बट अगर आपने लास्ट ईयर से शुरू किया है देन अगेन दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्स एफिशिएंट। वैसे भी इंडियंस के पास सोना जेवर वगैरह काफी रहता है। सो आई फील कि ऑलरेडी अगर आपका पोर्टफोलियो में अप टू 15% आपके पास फिजिकल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में है, तो आपको ये गोल्ड ETF की जरूरत नहीं है, राइट? सेकंड, जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है उसमें से भी आप एग्जिट करके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आप उसमें रीएलोकेट कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपका 20 साल का टाइम फ्रेम है, आपके पास ऑलरेडी ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है। सो आई विल सजेस्ट दैट इट्स अ बेटर आइडिया टू गो इनटू मिड एंड स्मॉल कैप। हाल ही में SPIVA की रिपोर्ट भी आई है जिसमें दिखाया गया है कि लार्ज कैप कैटेगरी में ऑफ कोर्स 1 ईयर में ठीक है, बट फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म में काफी अंडर परफॉर्मेंस है एक्टिव फंड्स का विद रिस्पेक्ट टू द बेंचमार्क। सो आई वुड ऑलवेज से कि सिंस आपके पास ऑलरेडी एक निफ्टी 50 फंड है, आपको इतना लार्ज कैप की एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। तो ये जो अमाउंट है, ये जो एग्जिस्टिंग फंड्स है, इसमें ही आप चूज करके आप रीएलोकेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फेरबदल की ज़रूरत नहीं है जैन साहब, और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसी में ही आप अपने निवेश में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। मृण मैम, अब टॉप 4 फंड आपकी तरफ से अगर किसी को नया निवेश करना हो तो कहाँ निवेश करें? ICICI Prudential निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड DSP स्मॉल कैप। तो 4 नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स ढूंढ रहे हैं तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और DSP का एक स्मॉल कैप फंड, ये 4 नाम आपको बताए गए हैं मेरे मैम की तरफ से। आप इनमें
अपना निवेश के साथ अपने निवेश की शुरुआत या फिर अपनी जर्नीज की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी फंड्स पे, सभी दर्शकों के सवालों के जवाबों पर और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल योर मनी में इतना ही। नमस्कार।